नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार पुनः सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आपके लिए हम लेकर के उपस्थित हो चुके हैं यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एग्ज़ाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को, जो आपकी आने वाली आगामी भारतवर्ष की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा और शानदार प्रश्न आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए हम बगैर किसी इंतज़ार के शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या कहा जा रहा है? प्रगतिवादी आलोचना का आधार है समाजवादी यथार्थ, मार्क्सवाद, शोषण, इनमें से कोई नहीं। प्रगतिवादी आलोचना का आधार क्या है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो आपका उत्तर होगा समाजवादी यथार्थ। अगला है, किस विद्वान ने कला को जन्म से वासना माना है? युंग, फ्रायड, वार्नर, इनमें से कोई नहीं। किस विद्वान ने कला को जन्म से वासना माना है? यानी क्या कहा जा रहा है, किस विद्वान ने कला का जन्म वासना से माना, ये पूछा जा रहा है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? फ्रायड जो है ये क्या कहता है कि कला का जन्म वासना से हुआ है, ऐसा फ्रायड मानते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय एवं पाश्चात्य समालोचना का समन्वय करता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन है जो भारतीय एवं पाश्चात्य समालोचना का समन्वयकर्ता माना जाता है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के बारे में किस विद्वान ने निम्नलिखित कथन दिया है कि शुक्ल जी को अस्त होते हुए एक युग लगभग हो चुका है? शुक्ल जी की आलोचनाएं जहाँ की तहाँ हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। वो कहते हैं कि शुक्ल जी को अस्त हुए एक युग के लगभग हो चुका है। शुक्ल जी की आलोचनाएं जहाँ की तहाँ हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी आलोचना का सूत्रपात करने का श्रेय किसे जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। स्वच्छंदतावादी समालोचना का सूत्रपात करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आपका उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी जी को। अगले प्रश्न को देखते हैं, निराला की साहित्य साधना किसकी आलोचनात्मक कृति है? श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निराला की साहित्य साधना ये आलोचना कृति किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसकी कृति है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना ये कृति किसकी है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः समवेते श्रेयस्यो इति मत जो है किस विद्वान का है? आचार्य मम्मट, आचार्य राजशेखर, आचार्य दंडी, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसका मत है ये? तो आचार्य राजशेखर का मत है। वो कहते हैं कि प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रः समवेते श्रेयस्यो इति। फिर है अगला, शक्ति काव्य का बीज रूप संस्कार है, किस विद्वान का कथन है? मम्मट, दंडी, भामा, इनमें से कोई नहीं। शक्ति काव्य का बीज रूप संस्कार है, ये कथन किसका है, किस विद्वान का? आचार्य मम्मट जी कहते हैं शक्ति काव्य का बीज रूप संस्कार है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अभ्यासे ही कर्मसु कौशल कथन किस कवि का है? वामन,
भामह दंडी भट्ट लोलट अभ्यासे ही कर्मसु कौशल। ये कथन किसका है? तो आपका जवाब होगा आचार्य वामन जी कहते हैं अभ्यासे ही कर्मसु कौशल। कविता क्या है, किसका निबंध है? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। कविता क्या है, ये निबंध किसका है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध है कविता क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक संचारी भाव नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान रखना है शंका, त्रास, वितर्क, कुतर्क। कौन इनमें एक संचारी भाव नहीं है? तो आपका उत्तर होगा कुतर्क, ये कोई भी संचारी भाव नहीं है। शंका, वितर्क और त्रास ये संचारी भाव हैं। अगला प्रश्न है, रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट का मत कहलाता है उत्पत्तिवाद, अपोहवाद, आरोपवाद, इनमें से कोई नहीं। रस सूत्र की प्रथम व्याख्याता हैं ये भट्ट लोलट जी, और इनका मत क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है इनके मत को? आरोपवाद। क्या कहते हैं? आरोपवाद। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्या कहा जा रहा है, किस साहित्यिक कृति के गुण दोषों का उद्घाटन करना क्या कहलाता है? किसी साहित्यिक कृति के गुण दोषों का उद्घाटन करना क्या कहलाता है? आलोचना, समीक्षा, विवेचन, इनमें से कोई नहीं। तो किसी साहित्यिक कृति के गुण दोषों का उद्घाटन करना क्या कहलाता है? आलोचना। क्या कहलाता है? आलोचना। अगला प्रश्न आपके सामने है, मार्क्सवादी सिद्धांतों के आलोक में किसी कृति की आलोचना करना क्या कहलाता है? प्रगतिवादी आलोचना, प्रयोगवादी आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, इनमें से कोई नहीं। मार्क्सवादी सिद्धांतों के आलोक में किसी कृति की आलोचना करना क्या कहलाता है? प्रगतिवादी आलोचना। अगला है, किस विद्वान की समीक्षा पद्धति में हृदय व बुद्धि का समन्वय है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, इनमें से कोई नहीं। किस विद्वान की समीक्षा पद्धति में हृदय और बुद्धि का समन्वय है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य शुक्ल की समीक्षा पद्धति में हृदय और बुद्धि का समन्वय है। अगला प्रश्न है, किस पत्रिका से विशाल भारत पत्रिका से संबंधित हैं? आचार्य शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, नंद दुलारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो विशाल भारत पत्रिका से क्या है? इनमें से कोई भी संबंधित नहीं है। अगला है, रीति कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो रीत कितने प्रकार की होती है? आपका जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। फिर है बीभत्स, वीर व बीभत्स रसों से युक्त रीत कहलाती है पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी, इनमें से कोई नहीं। तो वीर और बीभत्स रसों से युक्त जो रीत होती है वो क्या कहलाती है? तो उसे जो है गौड़ी रीत कहते हैं, यानी बीभत्स और वीर रसों में गौड़ी रीत पाई जाती है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस, करुण व हास्य रसों में प्रयुक्त रीति क्या कहलाती है? वैदर्भी, पांचाली, गौड़ी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्रृंगार रस, करुण, हास्य रसों में प्रयुक्त रीति क्या कहलाती है? वैदर्भी रीति। अगला है, निम्नलिखित कविताओं पर क्या करना है? विचार करना है। प्रश्न को थोड़ा आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं इसको। निम्नलिखित कविताओं पर विचार कीजिए। देखते हैं हम लोग, राम की शक्ति पूजा, निराला, सरोज स्मृति, बनबेला। उपरोक्त रचनाओं को संक्रमण काल की रचनाएं किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी राम की शक्ति पूजा, निराला, सरोज स्मृति, बनबेला, उपरोक्त जो है रचनाओं को संक्रमणकालीन रचनाएं किसने माना है? तो आपका उत्तर क्या कहा जाएगा इस प्रश्न के लिए? रामविलास शर्मा ने इन रचनाओं को संक्रमणकालीन रचनाएं माना है। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्रसाद गुण से युक्त रचना को क्या कहते हैं?
परुषावृत्ति, उपनागरिकावृत्ति, कोमलावृत्ति इनमें से कोई नहीं। तो प्रसाद गुण से युक्त रचना को कोमलावृत्ति कहते हैं। किस विद्वान का मानना है कि वैदर्भी रीत में सभी गुण होते हैं? भामह, वामन, दंडी इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य वामन का मानना है कि वैदर्भी रीत में सभी गुण होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष इनमें से कोई नहीं। पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? श्लेष अलंकार। फिर है अलंकार काव्य का प्राणत्व है, कथन किसका है? भामह, दंडी, मम्मट, वामन। अलंकार काव्य का प्राणत्व है, तो ये कथन जो है किसका है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? भामह का कथन है कि अलंकार काव्य का प्राणत्व है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक, प्रतीप, संदेह और भ्रांतिमान। क्या होगा सही उत्तर? जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार। अगला है, वैदर्भी रीत में किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग नहीं होता है? तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ्य। तो वैदर्भी रीत में जो है मूर्धन्य वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, असत्य कथन को चुनिए। इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आप सबको बताना है। देखते हैं हम लोग। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं, तो ये तो सत्य लग रहा है, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। फिर अगला है, दंडी के अनुसार काव्य गुण 10 प्रकार के होते हैं, ये भी सही है, दंडी के अनुसार काव्य गुण 10 हैं। रीत संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं, ये भी सही है, रीत संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहते हैं। फिर गलत कौन सा है? रीत संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य भामा ने नहीं किया है बल्कि वामन ने किया है। अगला है, दृष्टिकूट पदों में कौन सा दोष पाया जाता है? अप्रतीतत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, क्लिष्टत्व दोष। तो दृष्टिकूट पदों में जो है कौन सा दोष पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? उसमें होता है क्लिष्टत्व दोष। कौन सा? क्लिष्टत्व दोष होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है, रस हैं उनके स्थायी भावों के साथ आपको मिलाना है। तो क्या सही है इसमें? श्रृंगार का स्थायी भाव रत है, वीर का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक का स्थायी भाव भय है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है, कूट के रूप में आपका विकल्प आगे उत्तर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सुमेलित करिए। क्या करना है? सुमेलित करिए। यहाँ भी रस है और उसकी मूल प्रवृत्ति के साथ में मिलान करना है। तो सबसे पहले हास्य है। हास्य की जो है मूल प्रवृत्ति क्या है? तो वो हास्य माना जाएगा। हास्य की मूल प्रवृत्ति क्या है? तो दैन्य है। वीर की जो है मूल प्रवृत्ति क्या है? भय है। भयानक की मूल प्रवृत्ति क्या है? हास्य है। और शांत की मूल प्रवृत्ति क्या है? करुणा है। इसमें जो है कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा है। हास्य की मूल प्रवृत्ति हास होगा, वीर की मूल प्रवृत्ति दैन्य होना चाहिए, भयानक की मूल प्रवृत्ति भय और शांत की करुण। इस प्रकार जो है ये आपका मिलान हो सकता है और कूटे आगे उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, असत्य कथन को चुनिए, बताइए कौन सा सही नहीं है। देखते हैं हम लोग। रीत संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, सही है। वामन ने गुणों को अत्यधिक महत्व दिया, सही है। फिर जो है वामन ने कुल 20 गुण माने हैं,
तो यही क्या है, यही असत्य है। वामन ने 20 गुण नहीं माने, रीत के वामन ने 2 भेद किए, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, असत्य कथन को चुनिए। क्या इसमें सही नहीं है, बताना है आप लोगों को। तो वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक जी हैं, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, सही है। और कुंतक ने वक्रोक्त के 6 भेद माने, सही हैं। गलत क्या है, भोजराज ने गुणों की संख्या 36 नहीं मानी है, यही आपका उत्तर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, काक वक्रोक्ति व श्लेष वक्रोक्ति का वर्गीकरण किसने किया है। रुद्रट, मम्मट, उद्भट और वामन। काक वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति का वर्गीकरण किसने किया है, तो आपका उत्तर होगा रुद्रट जी ने। अगला प्रश्न है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्ति के रचनाकार हैं दिनकर, निराला, मैथिली शरणगुप्त, महादेवी वर्मा। तो केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला प्रश्न है, काव्य को अलंकार की आत्मा किसने माना है। भामह, दंडी, वामन, मम्मट। काव्य को अलंकार की आत्मा किसने माना है, तो आपका सही जवाब इस प्रश्न में क्या माना जाएगा, यानी आचार्य दंडी ने अलंकार को काव्य की आत्मा माना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, प्लेटो की पुस्तक का नाम है। द रिपब्लिक, ओडिसी, मिमिसेस, इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा रिपब्लिक। फिर है, प्लेटो का समकालीन कवि था मार्क्स, होमर, इलियट, इनमें से कोई नहीं। प्लेटो का समकालीन कवि कौन था, तो उत्तर होगा होमर। कला प्रकृति की अनुकृत है कथन किसका है, अरस्तु, प्लेटो, हुबर, गोर्की। कला प्रकृति की अनुकृति है, ये कौन मानता है, तो आपका उत्तर होगा अरस्तु जी मानते हैं कि कला प्रकृति की अनुकृति है। अगला प्रश्न है, अनुकरण के अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सा एक तत्व सत्य नहीं है, आपको बताना है। कविता जगत की अनुकृति है, ठीक है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, ये भी ठीक है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक, ठीक है। ये विकल्प डी अरस्तु के अनुसार सही नहीं है। अरस्तु ने काव्य की समीक्षा परतंत्र रूप में की है, ये जो है सही नहीं है। और अरस्तु कविता जगत की अनुकृति है, ठीक मानते हैं। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, ये भी अरस्तु कहते हैं। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक, ये भी अरस्तु बात कहते हैं। अगला है, पेरुप्सुस किसकी रचना है, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, लॉन्जाइनस। पेरुप्सुस ये रचना किसकी है, तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा, यानी कि ये अरस्तु की रचना है। पेरुप्सुस किसकी है, अरस्तु की। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, सुकरात, अरस्तु, लॉन्जाइनस, इनमें से कोई नहीं। प्लेटो के गुरु का नाम क्या है, सुकरात। अगला है, द लाज पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इनमें से कोई नहीं। द लाज पुस्तक किसकी है, तो आपका उत्तर होगा प्लेटो की पुस्तक है द लाज। फिर है, नई समीक्षा का सूत्रपात किसने किया, रिचर्ड, लेंगर बंधु, अरस्तु और प्लेटो। नई समीक्षा का सूत्रपात करने वाले कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा लेंगर बंधु। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है। कविता जगत की अनुकृति है, कविता जगत की अनुकृति है, तो ये तो क्या है, ठीक है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, ठीक है। अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, भी ठीक है। काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है, ये बात गलत है अरस्तु के विषय में। अगला है, औदात्य का व्यापक विवेचन किसने किया है, अरस्तु, प्लेटो, लॉन्जाइनस, इनमें से कोई नहीं। औदात्य का व्यापक विवेचन किसने किया है, लॉन्जाइनस ने। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन थे, लॉन्जाइनस, प्लेटो, सुकरात, क्रोची। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो आपका उत्तर होगा क्रोची।
फिर है सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन है? क्रोचे, प्लेटो, लॉन्जाइनस, सुकरात। सौंदर्य शास्त्र की रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होगा क्रोचे। फिर है ज्ञान के दो रूप, सहजानुभूति व विचारात्मक का उल्लेख किसने किया है? क्रोचे, प्लेटो, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। ज्ञान के दो रूप, सहजानुभूत व विचारात्मक का उल्लेख किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा क्रोचे ने। फिर अगला प्रश्न है सहजानुभूति अव्यंजना का कोई न कोई रूप ढूंढ लेती है, इस प्रकार अव्यंजना सहजानुभूति का अभिन्न अंग है, कथन किस विद्वान का है? रिचर्ड, क्रोचे, अरस्तु, प्लेटो। किसका कथन है ये? क्रोचे जी कहते हैं सहजानुभूति अभिव्यंजना का कोई न कोई रूप ढूंढ लेती है, इस प्रकार अभिव्यंजना सहजानुभूति का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? नहीं पर आपको विशेष ध्यान रखना है। कला सहजानुभूति है, ये क्रोचे मानते हैं। अभिव्यंजना को स्वतः प्रकाश ज्ञान भी कहा गया, ये भी क्रोचे का मत है। अभिव्यंजना से आनंद की प्राप्ति होती है, ये भी क्रोचे के विषय में सही है। जो गलत है आपका विकल्प डी, अभिव्यंजना पूर्णतः बाह्य वस्तु नहीं है। यहाँ बाह्य वस्तु है लिखा हुआ है, पूर्णतः भी लगा हुआ है। जहाँ इस प्रकार के शब्द होंगे वो तो वाक्य वैसे भी गलत हो जाएगा। कला सहजानुभूति है, अव्यंजना को स्वतः प्रकाश ज्ञान भी कहा गया है, अव्यंजना से आनंद की प्राप्ति होती है, ये सब क्रोचे के अनुसार बातें सत्य हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या करना है? यहाँ पर आपको करना है सुमेलित करना है, मिलान करना है, कौन सा ग्रंथ किसका है आपको बताना है। देखेंगे हम लोग जो है लॉन्जाइनस, क्या है लॉन्जाइनस सबसे पहले है। तो लॉन्जाइनस की जो है रचना कौन सी है आपको बताना है। लॉन्जाइनस की रचना है पेरुप्सुस। फिर है अरस्तु, अरस्तु की रचना कौन सी है? पेरिपोएतिकेस। फिर प्लेटो की रचना कौन सी है? तो प्लेटो की रचना है इयोन, और केनेथ बर्ग की रचना है ए ग्रामर ऑफ मोटिक्स। तो लॉन्जाइनस की रचना पेरुप्सुस है, अरस्तु की रचना पेरिपोएतिकेस है, प्लेटो की रचना इयोन है, और केनेथ बर्ग की रचना ए ग्रामर ऑफ मोटिक्स है। ये आपका सही मिलान किया गया और कूट के रूप में आगे विकल्प ए जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। यहाँ भी आपको कुछ सिद्धांत हैं, उनके प्रवर्तकों के साथ आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले अनुकरण सिद्धांत ये किसका है? तो ये प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत है। उदात्त सिद्धांत किसका है? तो ये लॉन्जाइनस का है। मूल्य सिद्धांत किसका है? तो मूल्य सिद्धांत ये ये रिचर्ड्स का है, और अर्थमीमांसा सिद्धांत भी ये भी रिचर्ड्स का है। आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में विकल्प भी आपका जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित करना है सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों के साथ में। तो सबसे पहले निर्वैयक्तिकता सिद्धांत किसका है? ये एलियट का है। अभिव्यंजना सिद्धांत किसका है? ये क्रोचे का है। संप्रेषण सिद्धांत ये रिचर्ड्स का है। त्रास्ती सिद्धांत अरस्तु का है। आपका सही मिलान कर दिया गया और कूट के रूप में आगे विकल्प डी आपका उत्तर माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों के साथ आपको मिलान करना है, बताना है कौन सा सिद्धांत किसका है। तो अनुकरण सिद्धांत ये अरस्तु का है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये सिद्धांत मार्क्स का है। सहजानुभूत सिद्धांत ये क्रोचे का है, और द्वंद्ववाद सिद्धांत ये हेगल का है। अनुकरण सिद्धांत अरस्तु का, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स का, सहजानुभूत क्रोचे का, और द्वंद्ववाद ये हेगल का है। आपका सही मिलान कर दिया गया, कूट के रूप में विकल्प सी आगे जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अव्यंजनावाद ये सिद्धांत क्रोचे का है, सही है। द्वंद्ववाद सिद्धांत ये हीगल का है, सही है। विसंगत सिद्धांत ब्रुक्स का है, सही है।
और इसमें ये विकल्प डी गलत है, ये गलत है जो है, यानी कि यथार्थवाद अरस्तू का नहीं है। तो आपका कूट कौन सा सही होगा? विकल्प ए 1, 2, 3। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, कालक्रम से लगाना है इन जो है लेखकों को। 4 विकल्प आप सभी के सामने दिए गए हैं, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इस क्रम से आपको उत्तर अपना सही करना है। तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, पहले सुकरात आएंगे, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु, उसके बाद में होरेस आएंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, असत्य कथन को चुनिए। कौन से असत्य कथन को चुनिए, बताइए कौन सा सही नहीं है। देखते हैं हम लोग, यानी क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद ये कार्ल मार्क्स सही है, अर्थमीमांसा ये रिचर्ड्स ये भी सही है, निर्वैयक्तिकता टी.एस. एलियट सही है, और संप्रेषण ये जो है गलत है, ये रिचर्ड्स का नहीं बल्कि ये भी टी.एस. एलियट का। इस प्रकार विकल्प सी 1, 2, 3 आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, सही कालक्रम के अनुसार इन जो है लेखकों को आपको लगाना है। विकल्प आप सभी के सामने दिए गए हैं, बताना है कौन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो क्या होगा इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब, आप लोगों को बताना है। तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी इस प्रश्न के लिए। पहले मैथ्यू आर्नल्ड, फिर क्रोचे, फिर एलियट, उसके बाद में रिचर्ड्स का नाम आएगा। अगला प्रश्न, विरेचन सिद्धांत किसका है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, इनमें से कोई नहीं। किसका है विरेचन सिद्धांत? तो आपका जवाब होगा अरस्तु ने दिया है विरेचन सिद्धांत। फिर अगला प्रश्न है, एस्थेटिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्रोची, लॉन्जाइनस, प्लेटो, रिचर्ड्स। एस्थेटिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर होगा क्रोची। अगला है, स्थापना और तर्क से संबंधित है। क्या कहा जा रहा है इस प्रश्न में? सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण रस लेकर चले, ये सत्य है। कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है, तो ये भी क्या है? सत्य है। अर्थात आपका उत्तर होगा ए और आर सही। अगला प्रश्न है, द सेक्रेड वुड पुस्तक के लेखक हैं कौन हैं? टी.एस. एलियट, क्रोची, आर्नोल्ड, और इनमें से कोई नहीं। सेक्रेड वुड ये पुस्तक किसकी है? टी.एस. एलियट जी की। अगला है, संप्रेषण को अचेतन प्रक्रिया किसने माना है? रिचर्ड्स, प्लेटो, क्रोची, इनमें से कोई नहीं। संप्रेषण को अचेतन प्रक्रिया किसने माना है? रिचर्ड्स ने संप्रेषण को अचेतन की प्रक्रिया माना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कविता हमारे सामने साकार वस्तुओं और व्यक्तियों को प्रस्तुत करके हमें सोचने पर विवश ही नहीं करती बल्कि संवेदना में अनुभव भर लेने के लिए आमंत्रित करती है, ये कथन किसका है? क्रोचे, लिविस, लॉन्जाइनस, प्लेटो। किसका कथन है ये? तो आपका जवाब होगा लिविस का ये कथन है। लिविस कहते हैं कि कविता हमारे सामने साकार वस्तुओं और व्यक्तियों को प्रस्तुत करके हमें सोचने पर विवश ही नहीं करती बल्कि संवेदना में अनुभव भर लेने के लिए आमंत्रित करती है। उसके बाद में अगला प्रश्न आप सभी के सामने, कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है, कथन किसका है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इनमें से कोई नहीं। किसका कथन है ये? तो अरस्तु जी कहते हैं कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नाटक को मानव चरित्र को दूषित करने वाला बताया? प्लेटो, सुकरात, लॉन्जाइनस, क्रोचे। किस विद्वान ने नाटक को मानव चरित्र को दूषित करने वाला बताया है? तो उनका नाम है प्लेटो, जो है नाटक को मानव चरित्र को दूषित करने वाला बताया है। अगला है, भावों का दमन करना हानिकारक है, कथन किसका है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तु जी कहते हैं भावों का दमन करना हानिकारक है। अगला प्रश्न आपके सामने, पेरुपसुस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? अरस्तु, लॉन्जाइनस, क्रोचे, सुकरात। पेरुपसुस किसका ग्रंथ है? तो आपका उत्तर होगा लॉन्जाइनस का ग्रंथ है पेरुपसुस। अगला है, अंतः प्रज्ञा एक प्रकार का आंतरिक ज्ञान है, कथन किस विद्वान का है? क्रोचे, लॉन्जाइनस, प्लेटो, रिचर्ड्स।
कौन कहता है? तो ये कथन है, क्रोचे कहते हैं कि अंतः प्रज्ञा एक प्रकार का आंतरिक ज्ञान है। अगला प्रश्न है, अनुकरण वह प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। सिडनी, प्लेटो, अरस्तु, इनमें से कोई नहीं। किसका कथन है ये? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? सिडनी का कथन है कि अनुकरण वो प्रक्रिया है जो वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में नहीं अपितु आदर्श रूप में प्रस्तुत करती है। फिर अगला प्रश्न है, अनुकरण का अर्थ सर्जना अभाव नहीं बल्कि पुनर्सर्जना है, कथन किसका है? ब्रूचर, लेसिगे, मरे, क्रोचे। तो किसका कथन होगा ये? मरे जी का कथन है कि अनुकरण का अर्थ सर्जना अभाव नहीं बल्कि पुनर्सर्जना है। अगला प्रश्न है, किसकी मान्यता है कि कला कल्पनातीत होती है? मरे, अरस्तु, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा अरस्तु जी कहते हैं कि कला कल्पनातीत होती है। फिर अगला प्रश्न है, नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्पिनगार्न, अरस्तु, लिंगर बंधु, इनमें से कोई नहीं। नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो आपका उत्तर होगा स्पिनगार्न ने। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड, क्रोचे, प्लेटो, इनमें से कोई नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पुस्तक किसकी है? आइए रिचर्ड्स की। फिर अगला प्रश्न है, रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र में वर्णित किस सिद्धांत के समीप है? अभिव्यक्तिवाद, साधारणीकरण, उत्पत्तिवाद, इनमें से कोई नहीं। तो रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र के किस सिद्धांत के समीप है? तो आपका उत्तर होगा साधारणीकरण के समीप माना जाता है रिचर्ड का संप्रेषण सिद्धांत। अगला प्रश्न, क्रोचे के अव्यंजनावाद की संगत किस विद्वान ने वक्रोक्त सिद्धांत के साथ बताई है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य शुक्ल ने क्रोचे के अव्यंजनावाद की संगति वक्रोक्त सिद्धांत से बताई है। अगला प्रश्न है, क्रोचे के दर्शन में कला सहजानुभूत के अतिरिक्त कुछ नहीं अथवा वह मानस के मंदिर प्रभावों की अभिव्यक्ति है। सहजानुभूति तब कला होती है जब आत्म सहजानुभूति में रमता और सिर्फ पूर्ण अभिव्यक्ति की क्रिया में एकाग्र होता है। कथन किसका है? स्कॉट जेम्स, क्रोचे, प्लेटो, लॉन्जाइनस। किसका कथन है ये? तो आपका उत्तर होगा स्कॉट जेम्स कहते हैं कि क्रोचे के दर्शन में कला सहजानुभूति के अतिरिक्त कुछ नहीं अथवा वह मानस के अंदर प्रभावों की अभिव्यक्ति है। सहजानुभूति तब कला होती है जब आत्म सहजानुभूति में रमता है और सिर्फ पूर्ण अभिव्यक्ति की क्रिया में एकाग्र होता है। अगला प्रश्न है, काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है, ये कथन किस विद्वान का है? प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, लॉन्जाइनस। तो प्लेटो जी कहते हैं कि काव्य की कसौटी सदाचार और उपयोगिता है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, असत्य कथन को चुनिए, कौन सा सही नहीं है? अरस्तु प्लेटो का शिष्य था, सही है। होमर प्लेटो का समकालीन था, सही है। अरस्तु ने भाषण शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा, सही है। गलत है आपका विकल्प ए, ये आपका सही नहीं है, यानी प्लेटो सुकरात का शिष्य नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगले प्रश्न को देखते हैं, असत्य कथन को चुनिए, बताइए इनमें कौन सा सही नहीं है। रिचर्ड्स ने भाषा के 3 भेद भाव, लहजा और अभिप्राय बताए हैं, ये क्या है? सही है। रिचर्ड्स ने भाषा के 3 भेद किए हैं। फिर अगला प्रश्न, अगला विकल्प है आपका, इमोशनल और एटीट्यूड के बीच संबंध रिचर्ड्स ने माना है जो संचारी और स्थायी भावों के बीच होता, सही है। रिचर्ड्स आनंद को काव्योद्देश्य मानते, ये भी सही। गलत आपका विकल्प बी है, ये जो है विकल्प बी आपका सही इस प्रश्न में नहीं है। रिचर्ड्स का काव्य मूल्यांकन रागात्मक आधार पर करते, ये गलत है। अगला प्रश्न है, क्रोचे किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। तो क्रोचे जो है कहाँ के थे? ये इटली के दार्शनिक हैं, विद्वान हैं। उसके बाद में
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? क्रोचे, प्लेटो, लॉन्जाइनस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा लॉन्जाइनस कहते हैं कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है, ये लॉन्जाइनस कहते हैं। अगला प्रश्न, औदात्य का आधार कलाकार का संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, किसकी मान्यता है? प्लेटो, सुकरात, क्रोचे, लॉन्जाइनस। तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? सुकरात जी कहते हैं कि औदात्य का आधार कलाकार का संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है सिद्धांत और उनके प्रवर्तकों के साथ में आपको मिलान करना है। देखते हैं हम लोग कौन सा सिद्धांत किसका है। यानी यहाँ रचना दी गई है, सिद्धांत नहीं है। प्लेटो की रचना है रिपब्लिक, लिविस की रचना है रिवॉल्यूशंस, कॉलरिज की रचना है द फ्रेंड और लिविस की रचना है द कॉमन परस्यूट। प्लेटो की रचना रिपब्लिक है, लिविस की रचना रिवॉल्यूशंस है, कॉलरिज की रचना द फ्रेंड है और लिविस की रचना द कॉमन परस्यूट है। ये आपका सही मिलान हो गया और कूट के रूप में विकल्प आपका इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? कौन है त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक? अरस्तु, रिचर्ड, क्रोचे, इलियट। तो त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? यानी विकल्प ए, त्रासदी सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, स्थापना और तर्क से संबंधित है। देखते हैं इसमें क्या सही क्या गलत है। आंतरिक संवेद्य भावों की रसाग्रही अभिव्यक्ति कविता है, क्योंकि कविता लोकरंजन से जुड़ी है। तो इसमें क्या है, दोनों ही बातें लगभग गलत लग रही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लॉन्जाइनस के औदात्य के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? अलंकार नियोजन, उदात्त विचार, उत्कृष्ट भाषा, रस विवेचन। लॉन्जाइनस के औदात्य के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? तो इसमें क्या होगा, रस विवेचन नहीं है लॉन्जाइनस के औदात्त तत्वों में। अलंकार नियोजन, उदात्त विचार, उत्कृष्ट भाषा, ये तीनों हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, भ्रमर गीत के माध्यम से सूर ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के किस रूप की उपासना प्रतिपादित की है? सगुण रूप की, निर्गुण रूप की, निराकार रूप की, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमर गीत के माध्यम से सूर ने गोपियों द्वारा श्री कृष्ण के सगुण रूप की प्रतिपादन किया, आराधना की है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं और उनमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखते हैं हम लोग जो है, आए जोग सिखावन पाड़े, इसमें काक वक्रोक्त अलंकार है। जोग ठकौरी ब्रज न बिकई है, तो इसमें रूपक अलंकार है। प्रीति कर दीन्ही गरे छुरी, इसमें उपमा अलंकार है। ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, इसमें अनुप्रास अलंकार है। ये आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में विकल्प भी आपका उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न है, ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही संवाद किससे संबंधित है? कृष्ण का ऊधव से, ऊधव का कृष्ण से, कृष्ण का गोपियों से, इनमें से कोई नहीं। तो ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, यह संवाद जो है किससे है? कृष्ण का ऊधव से है। अगला है, संदेशो देवकी सो कहियो, पंक्ति में किसे संदेश दे रहा है? ये यशोदा उद्धव को, यशोदा देवकी को, कृष्ण गोपियों को, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? यशोदा का उद्धव को। किसका? यशोदा का उद्धव को। अगला प्रश्न है, गोकुल सबय गोपाल उपासी, पंक्ति के भाव साम्य पंक्ति है। मुक्ति मुक्ता का मोल ही कहाँ है, जब मोहन लला पे मन मानक ही मार चुकी,
उधव इत कहियो जाए, मेरे तो गोविंद महिमहि में रटत, मधुपुर वारे सबय राके टार टारे की। तो गोकुल सबय गोपाल उपासी पंक्ति का भाव सामने किसमें दिखाया जा रहा है? विकल्प ए में। मुक्त मुक्ता का मोल ही कहाँ है, जब मोहन लला पे मन मानक ही वार चुकी। अगला है सूर का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, कथन किसका है? डॉक्टर पदम सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम रतन भटनागर, डॉक्टर नगेंद्र। सूर का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला, भ्रमर गीत की शुरुआत किस संवाद से होती है? उद्धव गोपी उद्धव संवाद, कृष्ण गोपी संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, इनमें से कोई नहीं। तो भ्रमर गीत की शुरुआत किससे होती है? कृष्ण उद्धव संवाद से। अगला है, सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। फिर अगला प्रश्न है, उद्धव गोपियों को यह समझाने गोकुल गए थे कि वे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें, सगुण ब्रह्म की आराधना करें, श्री कृष्ण की उपासना करें, ब्रह्म की उपासना करें। तो उद्धव समझाने गए थे गोपियों को कि वे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें। अगला है, संदेशो देवकी सो कहियो में श्री कृष्ण के प्रति किसकी चिंता व्यक्त हुई? देवकी की, गोपियों की, उद्धव की, यशोदा की। तो इसमें क्या है? यशोदा की जो है चिंता व्यक्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जाना, समझा। हमें आशा है, उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो कक्षा को लाइक करिए और आप लोग कक्षा को हाइप अवश्य किया करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और अपने अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। आप सभी का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलेगी और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए और उन सभी विद्यार्थियों का, साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः से अगली कक्षा में नए मॉडल पेपर को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।